नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। अब आज से मैं आपको टीजीटी के लिए जो संस्कृत विषय का जो सिलेबस है उसके लिए मैं आपको तैयारी करवाने जा रही हूँ। ठीक है, आप सबको पता है कि टीजीटी की भर्ती आई थी, पिछले साल वैकेंसी आई थी और ईश्वर चाहेगा तो इस साल जल्द ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये इस विषय में ले चलती हूँ सर कि आप जो है संस्कृत विषय में जो टीजीटी का जो सिलेबस है पहले आप उसके विषय में हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है, पहले आप सिलेबस से अवगत हो जाएं कि क्या क्या उसका सिलेबस है संस्कृत विषय का, और फिर उसके बाद उसको आपको हम सीरियल वाइज क्रमबद्ध रूप से हम उसको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो टीजीटी संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस पर हम आपको एक बार अवगत करा दें। इसको देखिए क्या है। सबसे पहले इसमें है कादंबरी। ठीक है, कादंबरी एक ग्रंथ है महाकवि वर्णभट्ट का। ठीक, तो जो कादंबरी है उसका जो शुकनासोपदेश एक अंश है, सिर्फ उसी से पर आधारित आपसे विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कादंबरी बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, कथा है। ठीक, तो उस कादंबरी के अंतर्गत जो सिर्फ शुकनासोपदेश है उसी से आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका शिवराज विजय। ठीक, शिवराज विजय आप सबको पता होगा अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। ठीक, और इसका सिर्फ प्रथम निश्वास ही पूछा जाएगा। ठीक है, बस। इसके बाद तीसरा है किरातार्जुनीयम। आपको पता है कि महाकवि भारवी द्वारा रचित ये ग्रंथ है। ठीक, और तो इसमें वैसे 18 सर्ग हैं, लेकिन इसका सिर्फ प्रथम सर्ग ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेघदूतम। मेघदूतम आप सबको पता है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है, गीति काव्य है, संदेश काव्य है। ठीक, और जो मेघदूतम ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो ये मेघदूतम संपूर्ण पूछा जाएगा, पूर्व मेघ से भी प्रश्न बनेगा और उत्तर मेघ से भी प्रश्न बनेगा। ये संपूर्ण है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। फिर उसके बाद अगला है नीति शतकम। ठीक, नीति शतक एक ग्रंथ है, शतक त्रय के प्रणेता है भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि, उनका एक ग्रंथ है नीति शतक, 100 श्लोक वाला एक ग्रंथ है। तो वो संपूर्ण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी आप सबको पता है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। ठीक, और इस नाटक में वैसे तो 7 अंक हैं, सप्तंकात्मक है ये नाटक, लेकिन इसका सिर्फ चतुर्थ अंक ही पूछा जाएगा। ठीक, चतुर्थ अंक है, उसमें कुल 22 श्लोक हैं, आप सबको पता होगा। तो सिर्फ चतुर्थ अंक ही आपसे पूछा, क्योंकि चतुर्थ अंक ही बहुत महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है, इसके बाद अगला अंतिम है क्या, उत्तर रामचरितम। ये महाकवि भवभूति द्वारा रचित है, ये भी एक नाटक है, सप्तंकात्मक नाटक है, इसमें 7 अंक है, लेकिन इसका सिर्फ तृतीय अंक ही पूछा जाएगा। तृतीय अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम छायांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सिर्फ आपसे तृतीय अंक पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब फिर एक बार देख लीजिए। कादंबरी है, कादंबरी के अंतर्गत शुकनासोपदेश है, जो एक प्रकरण है, जो थोड़ा सा हिस्सा है उसका, वही पूछा जाएगा। इसके बाद शिवराज विजय डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, इसका सिर्फ प्रथम निश्वास आपसे पूछा जाएगा। तीसरा है किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी द्वारा रचित है, इसका सिर्फ प्रथम सर्ग ही आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद है मेघदूतम, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, ये मेघदूतम संपूर्ण ग्रंथ आपसे पूछा जाएगा, संपूर्ण खंड काव्य से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद है अगला है नीति शतकम, ये भर्तृहरि द्वारा रचित है। ठीक, ये संपूर्ण पूछा जाएगा, 100 श्लोक हैं इसमें, और प्रक्षिप्त तो कुछ अन्य श्लोक भी मिलते हैं, लेकिन ये 100 ही श्लोक हैं, इसीलिए इसको शतकम के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक सप्तअंकात्मक नाटक है, लेकिन इसका सिर्फ चतुर्थ अंक ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है क्या, उत्तर रामचरितम। ये महाकवि भवभूति द्वारा रचित एक सप्तअंकात्मक नाटक है, इसका सिर्फ तृतीय अंक ही आपसे पूछा जाएगा, जिसको हम छायांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, और जिन ग्रंथों का हमने आपको नाम बताया, उन्हीं ग्रंथों पर
आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक भी ग्रंथ इससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा। और उस ग्रंथ से पूछा क्या क्या जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक, उन ग्रंथों में जितने जो शब्द आए हैं, किसी भी शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, या सूक्तियां पूछ सकता है आपसे कि कोई सूक्ति दे सकता, किसी भी ग्रंथ की उत्तर रामचरितम की दे सकता है और मेघदूतम की दे सकता है, किसी भी ग्रंथ की दे सकता है, विज्ञान शाकुंतलम की दे सकता है कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से रचित है। ठीक, और उसके बाद ठीक है व्याकरणात्मक टिप्पणी, मतलब किसी भी शब्द की जो एटिमोलॉजी होती है, जो उसके उसका व्याकरण क्या है, ये शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्या क्या लगा है, तब ये क्या शब्द बना है। ठीक, इसमें किस सूत्र के अनुसार ये हुआ है, ये उस पर व्याकरण संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे उससे पूछ सकता है। और उसके बाद चरित्र को यहाँ आपको लिखना तो है नहीं चरित्र किसी का, तो चरित्र मतलब जितने भी पात्र है, वो पात्र कैसा है, वो नायक कैसा है, नायिका कैसी, कुछ उस पर जो भी पात्र हैं उस ग्रंथ के, उस नाटक के, ठीक है, खंडकाव्य के जो पात्र हैं, उन पात्रों पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछ सकता है। और उसके बाद ग्रंथकर्ता का परिचय। ठीक, ग्रंथकर्ता माने इन सब जो भी ग्रंथ हैं आपके, ठीक है, वो ग्रंथ के रचयिता जो है उन पर आधारित प्रश्न, इनका जन्म स्थान, जन्म समय, निवास स्थान, ठीक, इनके गुरु का नाम, कुछ भी उन पर लेखकों पर आधारित, कवियों पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो थी साहित्य भाग की चर्चा। साहित्य के अंतर्गत इतने ही चीज आएंगे, ये ग्रंथ आएंगे और उन पर आधारित ये प्रश्न आपसे कहीं से भी वो पूछ सकता है। ठीक है, और व्याकरण की चर्चा हम आपको बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको साहित्य भाग उठाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत हम आपको आज हम मेघदूतम के विषय के बारे में बताएं। हम मेघदूतम से शुरुआत करते हैं, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है। और सारे ग्रंथों का आप स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक, और चलिए ठीक, अब हम मेघदूतम से शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, मेघदूतम ये सबको पता है, इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम एक क्या है? खंडकाव्य है, ये सबको पता है। ठीक, ये क्या है? काव्य विधा की दृष्टि से ये क्या है? एक खंडकाव्य है। ठीक, और खंडकाव्य क्या होता है? जिसमें काव्य के सभी गुण विद्यमान नहीं होते, उसको हम खंड काव्य कह देते, अर्थात काव्य का एक टुकड़ा मात्र है। ठीक है, तो मेघदूतम क्या है? एक खंड काव्य है। इसे गीत काव्य भी कहा है। गीत काव्य जो गेय होता है, जो संगीत लय तालबद्ध से गाया जाता है, उसको हम जो गेय होता है उसको हम गीत काव्य कह देते हैं। ठीक, जो वाद्य यंत्रों के साथ गाया भी जा सके उसे हम गीत काव्य कहते हैं। और ये संदेश काव्य भी है, दूत काव्य भी, इसे तमाम नामों से जाना जाता है। संदेश काव्य भी है, दूत काव्य आदि नामों से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, अब मेघदूतम, तो मेघदूतम नाम से ही स्पष्ट है। क्या क्या स्पष्ट है? कि मेघदूतम, मेघ को दूत बनाया गया है इसमें। ठीक है, मेघ को दूत बनाया गया। अब इसका आशय क्या है? ठीक, एक लाइन में हम मेघदूतम की कथा वस्तु आपको समझाना चाहें तो हम इस प्रकार से उसको एक लाइन में कह देंगे कि मेघदूतम एक खंड काव्य है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है। ठीक, और जिसमें मेघ को दूत बनाकर, ठीक, यक्ष ने यक्षिणी के पास संदेश भिजवाया है। ये मात्र एक लाइन में हमने आपको इसका कथा वस्तु बताई है। ठीक, क्या फिर से सुन लीजिए कि ये एक खंड काव्य है। ठीक, और जिसमें महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर, ठीक, यक्ष के द्वारा यक्षिणी के पास संदेश भिजवाया है। ठीक,
अब मेघ क्या है? मेघ कोई प्राणी तो है नहीं, ठीक। तो ये मेघ क्या है? अब आप जानते हैं धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता। अब अगर मेघदूतम का आपने अध्ययन किया होगा तो ये चारों का मिश्रण है मेघ, ठीक है। ये एक अचेतन प्राणी है, ठीक। लेकिन महाकवि कालिदास की कल्पना देखिए, उनकी कितनी उदात्तता है कि उन्होंने मेघ को दूत बनाया है, ठीक है। और इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? ऐसा माना जाता है कि इसका जो आधार है वो रामायण है। जैसे रामायण आप सबने अध्ययन किया होगा, भारतीय संस्कृत के हम लोग पोषक हैं, तो सबने रामायण का अध्ययन किया होगा। तो आपने देखा होगा कि रामायण में क्या है कि जो है हनुमान को दूत बनाकर रामचंद्र जी ने सीता जी को सांत्वना भिजवाई, उनका हाल पूछा है, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने किसको दूत बनाया? पवन पुत्र हनुमान को बनाया, ठीक है। तो इसी आधार पर ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेरणा मेघदूतम खंडकाव्य लिखने की प्रेरणा महाकवि कालिदास को कहाँ से मिली होगी? तो ये उनको रामायण से मिली होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके शाप का जो आधार है, यक्ष और यक्षिणी को जो शाप, यक्ष को जो शाप दिया था कुबेर ने, तो उसका आधार क्या है? वो पद्म पुराण माना जाता है, ठीक है। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा, अब हम आपको इसकी कथा वस्तु बता दें, इसकी कहानी बता दें, बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। फिर उसके बाद इसके रचयिता कौन है, इसमें खंड काव्य, इसमें और इसके जो भी इसके जो काव्य सौष्ठव हो, काव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार, और इसमें कौन सा समास है, मेघदूतम में कौन सा समास है, इसका विग्रह क्या होगा, इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको इसकी कथा वस्तु आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देते हैं, ठीक है। तो मेघदूत, ठीक है, इसमें यक्ष एक यक्ष, ठीक है। और यक्ष क्या है? यक्ष के माध्यम से संदेश भिजवाया है कालिदास ने, ठीक। तो यक्ष क्या है? यक्ष जो है कुबेर के सेवक होते हैं, ठीक है। ये एक देव योनि विशेष होती है और ये कुबेर के सेवक होते हैं और ये अलकापुरी में रहते हैं। और दूसरी चीज, इन्हें भी देवताओं की ही तरह सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। लेकिन जो कालिदास का जो मेघदूतम में जो है यक्ष है, उसकी सिद्धियां लुप्त हो गई थी। उसकी सिद्धियां तो उसे प्राप्त थी, लेकिन उसकी सिद्धियां लुप्त हो चुकी थी। अब लुप्त क्यों हो चुकी थी? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य में प्रमादवश असावधानी बरती थी, ठीक है। अब यक्ष का कर्तव्य क्या था? कुबेर ने उसको कौन सा काम, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? तो मान सरोवर, इसका शुद्ध शब्द है मानस सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी के मन से निर्मित ये सरोवर है, इसलिए इसको मान सरोवर कहते हैं। चलती फिरती भाषा में शुद्ध शब्द है मानस सरोवर, ठीक है। तो कुबेर ने जो मानस सरोवर था, तो उसमें स्वर्ण कमल खिले हुए थे, तो उन स्वर्ण कमलों की रक्षा का भार यक्ष को सौंपा था, ठीक है। तो यक्ष ने क्या किया? एक दिन अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में पड़कर एक पहर बीतने से पहले, एक रात्र व्यतीत होने में एक पहर शेष बचा था, उसी समय में वो अपनी प्रियतमा के पास चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि दिग्गजों ने आकर उस स्वर्ण कमल वन को नष्ट कर डाला। तो जब कुबेर को इस बात का पता चला, तो उसने यक्ष को शाप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहोगे, ठीक है। तो इसी कर्तव्य में प्रमादवश उसकी जो सिद्धियां थी वो लुप्त हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मेघदूतम पढ़ेंगे, पहला ही श्लोक है, इसकी शुरुआत है, इसका जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है। कश्चित कांता वीरा गुरणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। तो अब चूंकि जो यक्ष था वो कर्तव्यच्युत था, ठीक है,
इसलिए उसको नाम नहीं लिया, उसको कहा कश्चित कोई। ठीक है, जो कश्चित पद है वो यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ। और दूसरी चीज, कश्चित पद का एक अर्थ और है, उसमें जो कह पद है वो प्रजापति ब्रह्मा का वाचक है। ठीक है, और ये चूंकि मंगलाचरण है, पूर्व में का सबसे पहला ही श्लोक है। ठीक है, तो कथावस्तु के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, सबको पता होगा। तो कह चूंकि प्रजापति का वाचक है, इसलिए कह जो है मंगलाचरण के रूप में भी प्रयोग, तो इसका दो अर्थ हो गया। कह प्रजापति का सूचक वाचक होने के कारण मंगलाचरण भी हो गया, ब्रह्मा जी का नाम भी आ गया, और कश्चित पद से यक्ष का भी उल्लेख हो गया। यक्ष का नाम नहीं लिया क्योंकि वो पथचित था, इसीलिए उसको कालिदास ने उसका नाम नहीं लिया, कश्चित कह दिया। और कहा से ये ब्रह्मा जी का भी वाचक है। ठीक है, तो ये तो यक्ष की बात। अब यक्ष ने संदेश भेजा किसके पास? यक्षिणी के पास। ठीक, अब किसके माध्यम से भेजा? मेघ को दूत बनाकर। ठीक, अब उसके बाद जो शाप था 1 वर्ष का था, अब शाप के 8 महीने बीत चुके हैं, मात्र 4 महीने शेष बचे हैं। तो जब 4 महीने शेष बचे तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन उसने जो है मेघ को देखा, तो उसे भी अपनी प्रियतमा से मिलने की इच्छा हुई, और उसने जो है मेघ से बड़ी विनती की, अनुनय किया, विनय किया। ठीक है, और उसके बाद अब वो इतना ज़्यादा प्रमादी हो, मतलब पत्नी के प्रेम में इतना भाव विह्वल था कि उसे कुछ सुध नहीं थी कि मेघ चेतन प्राणी है कि अचेतन प्राणी है। ठीक है, तो उसने मेघ को ही दूत बनाकर संदेश भेजने की इच्छा जाहिर की। और अब ऐसे तो कोई किसी का काम करता नहीं, तो उसने क्या किया, मेघ की बड़ी याचना की, मेघ से बड़ी विनम्र याचना की। ठीक, और कुटज के पुष्पों से उसकी पूजा अर्चना की, उसे तैयार किया। ठीक है, उससे अन्य विनय की कि तुम मुझ पर दया रखकर, सहानुभूत रखकर, या मुझको मित्र समझकर, किसी भी प्रकार से कुछ भी समझकर मेरा जो संदेश है वो मेरी प्रियतमा के पास पहुंचा दो। संदेश क्या है कि मैं, तुम्हारा पति जो है वो रामगिरी पर्वत पर आश्रम से कुशलतापूर्वक रह रहा है और तुम्हारी कुशलता की इच्छा करता है, और तुम परेशान मत होना। 8 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने शेष बचे हैं, और ये 4 महीने की जो शेष अवधि वो भी समाप्त हो जाएगी, फिर हम दोनों का पुनर्मिलन होगा। ठीक है, तो ये कहानी है, इसी को कालिदास ने बहुत ही अच्छे से काव्यात्मक रूप से, बड़े ही, ठीक है, साहित्यिक ढंग से इसमें जो है इस खंड काव्य को एकदम सजीव, इसको आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये सब हमारी आंख के सामने दृश्य उपस्थित जैसे ऐसे। ठीक है, अच्छा, मेघदूतम में कुल 2 ही नगरी का वर्णन किया गया है। पूर्व मेघ में उज्जैनी नगरी का वर्णन किया गया है, और जो उत्तर मेघ का जो प्रारंभ होता है वो अलकापुरी से होता है। ठीक, तो उज्जैनी, जिसका आज उज्जैन नाम है, जिसे हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर भगवान शिव महाकालेश्वर हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं। ठीक है, तो उज्जैन का इन्होंने मेघ को मार्ग बताया है कि उज्जैन नगरी का मार्ग कैसे कैसे तुमको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो पूर्व मेघ में मेघ को उज्जैन की स्थिति बताई गई, उज्जैन का भौगोलिक चित्रण किया गया। इस चीज को आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि कालिदास का भौगोलिक ज्ञान कितना सशक्त था, मजबूत था। उन्होंने एक एक चीज का, एक एक जगह का ऐसा सजीव चित्रण किया है। ठीक, तो पूर्व मेघ में उन्होंने मेघ को उज्जैनी का मार्ग बताया है, और उत्तर मेघ में उन्होंने अलकापुरी का वर्णन, उत्तर मेघ का प्रारंभ ही अलकापुरी से होता है, अलकापुरी का वर्णन किया है। ठीक, अलकापुरी कैसी है? ठीक, ये अलकापुरी जो है कैलाश पर्वत की आदित्यका में स्थित एक नगरी है। यहाँ पर यक्ष लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अलकापुरी का वर्णन किया। फिर उसके बाद अपनी प्रियतमा
उसके घर का वर्णन किया कि उसका घर तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सा घर है मेरा, वो कहाँ रहती है। तो उसके घर का वर्णन किया, घर की क्या पहचान है उसका। फिर मेरी प्रियतमा की क्या दशा होगी मेरे बिना, फिर उसका चित्रण किया। और तब उसके बाद उससे संदेश भिजवाया सकुशलता का। और अंत में मेघ से उसने बाद मेघ को ये आशीर्वाद दिया, या जो भी कहिए कि उसको कि तुम्हारा कभी भी अपनी प्रियतमा विद्युत से कभी भी वियोग ना हो, तुम भी ऐसे सकुशल बने रहो। ठीक है, तो ये बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, ठीक है, वाक्यों में हमने आपको मेघदूतम की कथा वस्तु समझाने की कोशिश की। ठीक, और अब आइए